24th अमेंडमेंट, यस, 24th अमेंडमेंट आया था गोलकनाथ जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए, अपने हाथों के शैकल्स को खोलने के लिए। 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने साफ सुथरी एक बात कह दी एक्सप्लिसिटली कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं जिसे पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। गोलकनाथ में क्या होल्ड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, लेकिन इस अमेंडमेंट से उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन खुद पर से हटा लिया। आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट की पावर देता है पार्लियामेंट को, उसमें ऐड किया कि भाई मुझ पे आर्टिकल 13 नहीं लगेगा, ठीक है। और आर्टिकल 13 में एक क्लॉज ऐड कर दिया कि मैं जो हूं आर्टिकल 368 पे नहीं लगूंगा। तो इस तरह से दोनों ही तरह से उन्होंने अपने आप को सेफगार्ड कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पूरी पावर पार्लियामेंट ने खुद को दे दी, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर, कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को किसी भी तरह से अमेंड कर सकता है और बस उस अमेंडमेंट को कोई चैलेंज नहीं करेगा। 9 शेड्यूल ऑपरेट करता है, अगर आप चैलेंज भी करते हैं तो हम कह देंगे भाई हमारे पास तो पावर है, वी कैन डू इट, ठीक। अब इसके बाद फिर और 2-3 अमेंडमेंट्स आते रहे, 25th अमेंडमेंट आया, 6th आया, 7th आया। फाइनली 1973 में इन सबसे परेशान होके बहुत सारी पेटिशंस क्लब हो गई थी, राइट फ्रॉम 1951। 1951 से 1973 तक काफी सारी पिटिशंस थी जो इकट्ठी हो गई और फिर उन्हें एक साथ सुना गया केशवानंद भारती के केस में, ठीक। केशवानंद भारती में भी यही क्वेश्चन था और इस केस में बैठे 13 जजेस टू डिटरमाइन कि भाई पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की कितनी पावर है। केशवानंद भारती, देखो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सरकार जो है वो भला करने चली थी। ऑफ कोर्स अगर आप सोसाइटी से मेनेसेस हटा के लोगों का भला करने चल रहे हैं, एक सोशलिस्ट सरकार बनाने के रास्ते पर हैं और आप चाहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टूटे या इस तरह की परेशानियों से हम निजात पाएं, तो ये एक एंडावर जो था वो गलत नहीं था। द प्रॉब्लम वाज कि जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे वो तरीका एक बहुत ही डेंजरस तरीका था। देखो सोचने वाली बात है, छोटी छोटी लड़ाइयों से कब, छोटी छोटी लड़ाइयां कब युद्ध में कन्वर्ट हो जाती हैं पता तो चलता नहीं। आदमी इतना सा लालच करता है और फिर वो लालच बढ़ता चला जाता है और अनकंट्रोल्ड हो जाता है। पार्लियामेंट की पावर भी कुछ इसी तरह से बढ़ रही थी कि आपने थोड़ा सा अमेंड किया ये कह के कि भाई सोशल इविल है हटाना है, फिर आपने थोड़ा और अमेंड कर दिया ये कह के ये भी सोशल इविल है इसे भी हटाना है। थोड़े टाइम में आप इस अमेंडमेंट को अनरेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, आप अभी सोशल इविल्स को हटा रहे हैं, बाद में फिर आप लोगों के राइट्स छीनने लगेंगे। अभी राइट टू प्रॉपर्टी को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं क्योंकि भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। बाद में आपको लगेगा, बाद में आपके पास पावर का जो नशा है वो इस कदर हो जाएगा कि आप लोगों की बात सुनना बंद कर देंगे। अगर कोई आपके खिलाफ कुछ कहता है तो आप वो सुनना बंद कर देंगे। सोचने वाली बात है, अंग्रेज भी इस देश में व्यापारी बनकर आए थे, लूटने के इरादे से नहीं आए थे, लेकिन जहां उन्होंने देखा कि भाई इस देश में तो स्कोप ही स्कोप है, होश हमारे इस कदर बढ़ जाएंगे कि हमारी सातों पुश्ते के बैठ के खाएंगी, जो कि सही भी है। रॉबर्ट क्लाइव अपनी 10 जनरेशन को सेट करके गया यहाँ से। इमेजिन, इंडिया की पोस्टिंग मतलब तुमने अपनी 7-8 जनरेशन सेट कर दी। कितनी बड़ी पोस्टिंग थी ये, कितना ज्यादा क्या कहेंगे इसको, रईस देश था रिसोर्सेस के मामले में, ठीक। तो जहां आप पावर को अभी धीरे 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 अनकंट्रोल मतलब धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रहे हो, वैसे वैसे ये जो गति है ये बढ़ जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा और ये पावर आपके सर पे सवार हो जाएगी। फिर आप में ईगो आ जाएगा, फिर आप डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर आप लोगों का डिसेंट, लोगों की डिग्निटी, लोगों की लिबर्टी सबको दरगुजर करने की कोशिश करेंगे और फिर राइट्स का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। क्या होगा ऐसी डेमोक्रेसी का, क्या ही फायदा हुआ उस शहादत का जो दी लोगों ने इंडिपेंडेंस को पाने के लिए, सब कुछ निरर्थक, एवरीथिंग वेस्टेड। सुप्रीम कोर्ट इसको समझ रहा था, गोलकनाथ के केस में भी बेंच ने ये चीज समझी कि अगर अभी नहीं रोका इन्हें तो ये तो बिल्कुल ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जिसका कोई अंत है ही नहीं।
मेरी बात समझ आ रही है? तो फिर दे हैव टू, यू नीड टू स्टॉप एट सम पॉइंट। हाउ डू यू स्टॉप, व्हेन डू यू स्टॉप? आप ये नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई मत कीजिए, उन्हें ऑल्टर मत कीजिए, वो बहुत सीक्रेट है। बड़ी मुश्किल से सालों बाद, सौ हजारों सालों बाद हमें सिविल लिबर्टीज जैसा कुछ मिला है, जहां पे हम अपने मन से जी सकते हैं, जहां पे राजा का धर्म हमारा धर्म नहीं है, जहां पे राजा की आवाज हमारी आवाज नहीं है, जहां पे राजा का कानून हमारा कानून नहीं है, हम अपने मन से जी सकते हैं। कब हुआ ऐसा? आखिरी बार हुआ था एंशिएंट हिस्ट्री में। मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले नंद हुआ करते थे, उनसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। मतलब याद ही नहीं कर सकता आदमी अपनी फ्रीडम को। इतना फार फेचेड हो चुका था ये कंसेप्ट। फाइनली प्रजातंत्र आ रहा है, देश में आ चुका है। अब आप इसको भी बिल्कुल तार तार करने के कोशिश में लग गए हैं। शायद गवर्नमेंट को इस चीज का अंदाजा नहीं था, पार्लियामेंट को इस चीज का अंदाजा नहीं था, वो अनकंट्रोलेबली बढ़ रहे थे। बेंच ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, उनके हाथों को रोकने की कोशिश की कि करो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होगा ही, ऑब्वियसली डायनामिक है, समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड करना ही है, लेकिन सिविल लिबर्टीज को तुम अमेंड मत करो, उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, ये थोड़ी कि इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा लोगों के साथ। लेकिन पार्लियामेंट ने नहीं मानी बात, इमीडिएटली ओवररूल कर दिया। ये उस पावर के नशे का पहला एविडेंस था, 24th अमेंडमेंट, कि तुमने रोक कैसे लिया हमें, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को यूं फाड़ के नाली में बहा देंगे, हमें नहीं रोक सकता कोई। केशवानंद भारती, मल्टीपल पिटिशन। देखो, सुप्रीम कोर्ट तक जब केस जाता है, एक ही इशू पर बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोग नहीं जाते, ये सुप्रीम कोर्ट में ये सारे लोगों को इकट्ठा करके एक केस बना दिया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के केस का डिस्चार्ज होता है, जब वो केस वहां पे खत्म होता है, तो कम से कम 80-90 केस एक साथ खत्म हो जाते हैं, पता है। इतना, मतलब बहुत बड़ा कोर्ट है, और हर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाता, जस्ट बाय द वे। क्योंकि ऐसा लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता होगा, तुमको भी शायद लगता हो कि एपेलेट कोर्ट है, इवेंचुअली हर अपील सुप्रीम कोर्ट में ही जाती है। नहीं, यू कैन ओनली गो टू सुप्रीम कोर्ट इन सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। एनी हाउ, तो भाई कोर्ट बैठा, 13 जजेस बैठे इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए। गोलकनाथ के केस में एक ना उड़ती उड़ती बात आई थी कि इनके हाथों को बांधना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, जो कि बुरा नहीं है चलो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक सर्टेन बेस है, फाउंडेशन है, उससे छेड़छाड़ कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्डिंग को गिरा ना दे, तो सजग रहना जरूरी है। अब इस सजगता को फैसिलिटेट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स सामने ला दिए गए, लेकिन पार्लियामेंट ने बात नहीं मानी। केशवानंद भारती में 7:6 की मेजोरिटी थी, मतलब बटे हुए थे जजेस। उन किसी ने कहा कि नहीं बिल्कुल ही मत करो, कुछ कुछ ने कहा, मेजोरिटी ने कहा नहीं, अमेंडमेंट तो करोगे ही। क्योंकि कोर्ट को भी पता था कि अगर हम इनसे कह दें कि अगर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते, तो ये वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया, 24th अमेंडमेंट जैसा ही कुछ ले आएंगे, हमारे जजमेंट को नल कर देंगे। तो ऐसा कुछ लाओ जो कि लोगों के लिए भी न्यायपूर्ण हो और पार्लियामेंट की ईगो को भी हर्ट ना करे। ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस, अदरवाइज ये लड़ाई खत्म नहीं होगी और ये डेमोक्रेसी तहस नहस हो जाएगी। प्रजातंत्र को बचाने का भार था इस बेंच पे, इस डेमोक्रेसी को एक धागे से बचा लिया इस केस ने। देयर आर टू एरास इन दिस कंट्री, एन एरा प्री केशवानंद एंड एरा पोस्ट केशवानंद। ठीक है, अब इसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ये 5-6 हजार पेजेस का जजमेंट है, लेकिन आप चाहें तो धीरे धीरे करके 5-6 सालों में तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। लेकिन इतना जरूरी नहीं, मतलब बेसिक तो मैं तुम्हें बता दूंगी, जितना तुम्हें जानना जरूरी है उतना तो आपको बता ही दिया जाएगा। खैर, तो केशवानंद भारती में 13 जज बेंच, आज तक उतनी बड़ी बेंच बैठी नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पार्ट्स हैं, जितना भी प्रोविजन है, आप सब अमेंड कीजिए, इंक्लूडिंग पार्ट 3। मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, बिल्कुल है। लेकिन ऐसे समझो कि ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, फाउंडेशन है ये। इस फाउंडेशन पे तुम्हें ढांचा बनाने के लिए कहा गया है।
अब इस ढांचे को तुम कैसे भी बना सकते हो, ओवल बना लो, गोल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, कैसा भी बना लो, रेजिडेंशियल बनाओ, कमर्शियल बनाओ, 10 मंजिल का बनाओ, 2 मंजिल का बनाओ। इस ढांचे से लेकर, मतलब इस ढांचे से रिलेटेड, इसके हवाले से तुम्हारे पास जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो बिल्डिंग है, इसको आप कैसा भी बनाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, जुडिशरी आपके रास्ते में नहीं आएगी। लोगों के चैलेंज को हम खत्म करेंगे, हम बताएंगे उन्हें कि भाई लेजिस्लेचर है, वो तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे लिए ही काम कर रही। तो आप बनाएंगे जैसा आपको ढांचा बनाना है, जैसी आपको बिल्डिंग बनानी है, कितने घर, कितनी मंजिल, कितनी कैसी शेप, सब कुछ। लेकिन ढांचे का एक आधार है, फाउंडेशन, जिसपे ये ढांचा खड़ा हुआ है। इसको अगर आप मॉडिफाई करने लगे तो ढांचा भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। फाउंडेशन को अगर आपने छेड़ दिया तो ये जो बिल्डिंग आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी ढह जाएगी। इसीलिए आप बिल्डिंग के साथ जो चाहे करें करें, लेकिन इस फाउंडेशन को टच मत कीजिए, फॉर योर ओन सेक। समझ गए? और इसी फाउंडेशन को क्या कहा गया? बेसिक स्ट्रक्चर। कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक आधार मूल है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक सर्टेन फिलॉसफी पे बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने देश को बनाया और देश का भी एक फाउंडेशन क्रिएट किया। क्या फाउंडेशन है? कि पार्लियामेंट्री सरकार है हमारी, सेक्युलर है हम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारे पास, बराबरी करेगी सरकार, एक्सप्रेशन नहीं रोकेगी, डेमोक्रेसी है हम, कल को मोनार्की नहीं बन सकते, ऑटोक्रेसी नहीं बन सकते। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये सब जो कुछ है, फेडरल स्ट्रक्चर देश का, सेंटर के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, लोकल बॉडीज है, ये सब कुछ फाउंडेशन है। इससे ये तो हमारे देश का ढांचा है। इस ढांचे को, स्केलेटन को ही छोड़ दोगे, ऊपर के हार्ड मास का क्या करोगे? कुछ नहीं। सजा लो उसे जैसे सजाना है, बाल कटवा लो, छोटे करवा लो, लंबे करवा लो, दाढ़ी रख लो, चश्मा पहन लो, जो चाहे करो, लेकिन स्केलेटन को तो चेंज नहीं कर सकते। इस हड्डी को बढ़ा के दूसरी हड्डी लगा देता हूँ, पैरों की हड्डियां हटा के अपनी लंबी लंबी हड्डियां, रॉड्स लगा लेता हूँ, ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। स्केलेटन है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज अनचेंज्ड, इट इज एब्सोल्यूट, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, एंड इफ यू डू, यू आर डिस्ट्रॉइंग द बॉडी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।